बच्चों की शादी के लिए एसआईपी, गाड़ी लेनी है एसआईपी, घर लेना है एसआईपी, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए एसआईपी, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है एसआईपी, फाइनेंशियल गोल तक पहुंचना है एसआईपी, कुछ भी अचीव करना हो एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, अर्ली स्टेज पे स्टार्ट करो। बिल्कुल ठीक बात है, पर क्या एसआईपी हर एक चीज के लिए परफेक्ट है? चलो, वी विल डिस्कस in this video. Hello friends, this is Pooja. Welcome back to my channel, which name is Blue Discipline Investors. So I am here to suggest you how to invest your first money in SIP. जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बट SIP के कुछ कुछ इन्फ्लोज भी हैं जो मेरा फर्ज बनता है, मतलब बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर, आपको ये बताना कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। SIP में सब कुछ बेटर है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है SIP में, नेगेटिविटी है ही नहीं SIP में। देखो, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता कि इन्फ्लोज किसी भी चीज के ना हो। हर एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के, हर एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के अपने अपने इन्फ्लोज होते हैं, अपने अपने पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, अपने अपने नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने वीडियो के थ्रू अपने व्यूअर्स को, अपने ऑडियंस को, अपने इन्वेस्टर्स को यही बताऊं कि एसआईपी हर एक चीज के लिए बेटर होती है या नहीं होती है, और किस तरह से करनी चाहिए हमें, जो काफी बेनिफिशियली भी होगी और इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा मतलब लॉन्ग टर्म में प्रोटेक्ट भी करेगी और गोल तक पहुंचने में इजीली इजीली बहुत ही अच्छे से हेल्प करेगी। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मैंने म्यूचुअल फंड से वीडियो बनाया हुआ है, मैंने एसआईपी पे वीडियो बनाया हुआ है, टाइप्स ऑफ एसआईपी पे भी बनाया हुआ है, किस तरह से आप अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसआईपी में इन्वेस्ट करके, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। गो एंड वॉच दोज वीडियो। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट अबाउट एसआईपी, तो यहाँ पे बात होती है कि एसआईपी हर एक चीज के लिए परफेक्ट है। हाँ, परफेक्ट है। बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बताना कि आप किस तरह से एसआईपी में इन्वेस्ट करके अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, जो कि मैंने पहले किया भी है। देखो, एसआईपी हर एक चीज के लिए परफेक्ट है, तो हाँ बिल्कुल परफेक्ट है, पर लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए ये है ही नहीं। ना म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म के लिए, ना स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए, ना गोल्ड शॉर्ट टर्म के लिए, ना ईटीएफ शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए तो खैर कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। एफडी में भी एक अच्छी वैल्यू क्रिएट करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म तक जाना ही पड़ेगा, जिस जो कि मैंने बताया आपको, उसमें भी एसआईपी होती है आरडी। हाँ, अच्छे रिटर्न के लिए लोग, अपने फाइनेंशियल गोल तक पहुंचने के लिए लोग म्यूचुअल फंड की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं, जो कि आजकल बहुत ज्यादा फेमस भी है, बहुत ज्यादा स्कोप है। म्यूचुअल फंड के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं कि म्यूचुअल फंड क्या है। तो अब मैं बताती हूँ कि एसआईपी हर एक चीज के लिए परफेक्ट है भी या नहीं है। देखो, एसआईपी में सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक रेगुलर वे में अगर आप एसआईपी करते हो, कि आपने एक डेट सेट की है कि हाँ इस डेट पे ना मेरी एसआईपी कटनी चाहिए, वो एसआईपी की डेट जो है, सिंपल सी बात है, मैंडेट सेट है, उस डेट पे आपकी एसआईपी कट गई। आपकी सेविंग्स अकाउंट से जो पैसे हैं वो डिडक्ट होकर आपके म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट हो गए। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद मार्केट है जो वो 10% 20% क्रैश हो गई, तो यहाँ पे जो है आपकी एसआईपी की जो वैल्यू है ऑफकोर्स गिरेगी, क्योंकि मार्केट अच्छी खासी चढ़ी हुई थी, 10-20% से गिरी है, तो जो इंस्टॉलमेंट आपकी डिडक्ट हुई है उसकी गिरेगी। अब आप बोलोगे कि एसआईपी तो मार्केट को टाइम करती है, जैसा कि मैंने बताया भी, हाँ एसआईपी खुद से मार्केट को टाइम करती है, बट यहाँ पे एसआईपी मार्केट को टाइम कब करती है? करेक्शन में, क्रैशेस पे नहीं। क्रैशेस में अभी आपने तो इन्वेस्टमेंट कर दी 2-3 दिन पहले, अब मार्केट 20% से क्रैश हुई है, अब इसका बेनिफिट आप कैसे उठाओगे? मतलब इस तरह से तो जो एसआईपी होती है, मार्केट के कुछ ऐसे बेनिफिट पॉइंट होती है जिसको एसआईपी मिस कर देती है। ये एक इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, जाहिर सी बात है। अब इन्वेस्टर्स को ये लगेगा कि हमारे पास पैसे होने चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, बिल्कुल होने चाहिए। मार्केट के क्रैशेस का हमें बेनिफिट होना चाहिए, इस वक्त हमें मनी डालनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म में जब मार्केट अपने पीक पर आए, जाहिर सी बात है मार्केट अगर 30% क्रैश हुई है तो ऑफकोर्स 30% ऊपर जाएगी जाएगी। इस वक्त अगर कुछ खरीदेंगे तो उसकी वैल्यू जब मार्केट चढ़ेगी तो कितनी ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है, ये इन्वेस्टमेंट टाइम है। बट यहाँ पर क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं पैनिक हो जाते हैं, और जो एसआईपी है वो भी हमारी माइनस हो चुकी है, और यहाँ पे हम जो होते हैं एसआईपी को अपॉर्चुनिटी मिस कर जाती है। तो कुछ ऐसे बेनिफिशियली मार्केट में टाइम आते हैं जिनको एसआईपी भी टाइम नहीं कर सकती, वो इन्हें मिस कर देती है। तो ये इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, तो यहाँ से हमारी एसआईपी जो है थोड़ी सी डिसअपॉइंट करती है, बट इसको भी आप बेहतर कैसे बना सकते हो, बट इस सिचुएशन का भी आप किस तरह से बेनिफिट ले सकते हो, एसआईपी के ही थ्रू मैंने अपने टाइप्स ऑफ एसआईपी वाले वीडियो में डिटेल में बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, गो एंड वॉच दैट वीडियो। तो मैं बैठ द पॉइंट। तो यहाँ पर बात आती है बेनिफिशियली हो सकती है थोड़ी थोड़ी इन्वेस्ट करके, जो कि मैंने पहले बताया, फ्लेक्सिबल एसआईपी हो गई। अब बात आती है कि रेगुलर और डायरेक्ट। इसमें मैंने वीडियो बनाया हुआ है, 1 साल पहले बनाया था, बहुत ही सिंपल सा वीडियो है, 1-2 मिनट का ही है, आप शायद इसको देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बट सिंपल सी बात है, मैक्सिमम लोग कहते हैं, इतने बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर बोलते हैं डायरेक्ट में इन्वेस्ट करो, रेगुलर में मनी लूज गए। क्यों? क्योंकि सिर्फ 1% एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा है। जिनको नहीं पता एक्सपेंस रेशियो क्या है, बता देती हूँ, स्किम पे किए गए खर्चे होते हैं एक्सपेंस रेशियो। जब भी कोई एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी कोई फंड लॉन्च करती है, कोई स्कीम लेके आती है, उसके बहुत सारे एडवर्टीजमेंट होते हैं, और उसके लिए फंड मैनेजर्स की एक टीम हायर करती है जो उस फंड को मैनेज करेंगे। अब उन सब के लिए जो एएमसी है, उनको सैलरी तो पे करेगी, उन सबके खर्चे एएमसी अपनी जेब से थोड़ी निकालेगी। तो वो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट से ही निकलते हैं,
बहुत माइनर से होते हैं, आपको तो पता भी नहीं चलेगा। स्टार्टिंग में जब आपकी इंस्टॉलमेंट डिडक्ट होती है तो उसमें से कुछ परसेंट पैसा कटता है, बाकी इन्वेस्ट हो जाता है आपकी म्यूचुअल फंड की स्कीम में। और ये जो 500-600 करोड़ 1000 करोड़ आता है ना, उसका मिला के बनता है। इसलिए फंड मैनेजर की फीस हो गई और स्कीम पे किए गए जो खर्चे होते हैं वो सारा निकाल के जो बचता है वो इन्वेस्ट होता है, जिसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। अब ये बात आती है कि रेगुलर में ज्यादा होता है और डायरेक्ट में कम। हाँ, सिंपल सी बात है, अगर रेगुलर में 2% है तो डायरेक्ट में 1% होगा। 1% हमेशा रेगुलर में डायरेक्ट से ज्यादा ही होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि उसमें अपना कमीशन आया था डिस्ट्रीब्यूटर का। ऑफकोर्स बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर आई नो दैट। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन आया था। वैसे तो अप्रिशिएट करो मुझे, डिस्ट्रीब्यूटर होते हुए मैं ये चीज बता रही हूँ, एंड थैंक्स टू मी। सिंपल सी बात आती है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो यूट्यूब पे इतने सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, इतने नॉलेजेबल हैं, वो इतने इंटेलिजेंट हैं, वो फिर भी एक ही बात बोलते हैं, पैसा लूज कर रहे हो, डायरेक्ट की तरफ जाओ। अरे भाई, जिसको कुछ भी नहीं पता म्यूचुअल फंड के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, वो डायरेक्ट की तरफ कैसे जा सकता है? यू रियली डोंट नो अबाउट म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स, तो आप डायरेक्ट की तरफ कैसे जा सकते हो? और अगर आप ये सोचते रहोगे कि पहले थोड़ा गेन कर लूं नॉलेज तब इन्वेस्ट करूंगा, यूट्यूब से सर्च कर लिया, ये कर लिया, तो आप इन्वेस्टमेंट में पीछे रह जाओगे अर्ली स्टेज पे। क्योंकि डेटा के अकॉर्डिंग चेक किया गया है, डायरेक्ट की एसआईपी जो होती हैं वो जल्दी स्टॉप होती है, क्लोज होती है कंपेयर टू रेगुलर की एसआईपी। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डायरेक्ट की जो एसआईपी होती है ना, हम खुद से पिक कर लेते हैं लैक ऑफ नॉलेज के कारण। नॉलेज की कमी होने के कारण हम उन्हें खुद से पिक कर लेते हैं और जाहिर सी बात है उनमें इन्वेस्टेड हो जाते हैं। 2-3 साल में हमें किस तरह का रिटर्न नहीं दिखा तो हम उनसे एग्जिट हो जाते हैं। बट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर का रोल आता है। पहली बात तो वो हमें हमारी रिस्क प्रोफाइल देख के हमें फंड सजेस्ट करते हैं, एज, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड हाउ मच वी अर्न, हम कितना कमाते हैं, उसके बाद वो हमें एक फंड सजेस्ट करते हैं हमारी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। स्कीम सजेस्ट करते हैं, वो मार्केट से एग्जिट करने के लिए कभी बोलेंगे ही नहीं। मार्केट में अगर किसी तरह का कोई डाउनफॉल आता है, क्रैशेस आते हैं, तो वो हमें कन्वेंस करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इससे क्या होता है ना, वी स्टे इन्वेस्टेड, हम इन्वेस्टेड रहते हैं, मोटिवेट रहते हैं, और हमारे एसआईपी जो होते हैं ना, वो एक अच्छे रिटर्न जनरेट करते हैं, लॉन्ग टर्म तक टिक पाते हैं। म्यूचुअल फंड में एसआईपी क्लोज हम करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें जो डिस्ट्रीब्यूटर वो कन्वेंस करके रखते हैं, ये टाइम में इन्वेस्टमेंट का, एग्जिट करने का नहीं है। तो सबसे बड़ा तो बेनिफिट ये होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर कोई ऐसा फंड सजेस्ट कर रहा है जिसने आपको लॉन्ग टर्म में अनएक्सपेक्टेड रिटर्न जनरेट करके दिए, क्योंकि उसके पास एक्सपर्टीज है। जिस तरह से फंड मैनेजर के पास एक्सपर्टीज होती है आपकी फंड को मैनेज करने की, अगर आप इस पर ट्रस्ट करते हो, जब आप म्यूचुअल फंड की डायरेक्ट स्कीम में घुस रहे हो, तब आप कभी चेक करते हो कि जो फंड मैनेजर्स हैं उन्होंने किस किस कंपनी के स्टॉक बाय किए हुए हैं, फंड को किस तरह से मैनेज किया है, किस तरह का काम कर रहे हैं, किस किस शेयर्स में होल्डिंग की हुई, किस किस में कितनी होल्डिंग की हुई है, क्या ये सब चीज चेक करते हो आप? तो फिर जब एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाते हो तो पूरे डिपेंडेंट आप डिस्ट्रीब्यूटर पे हो जाते हो। डिस्ट्रीब्यूटर आपको हर एक सर्विस देता है। अगर आप स्टेटमेंट डाउनलोड करना नहीं जानते, क्या कभी फाइनेंशियल एडवाइजर ने आपको ये बताया है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहली चीज क्या होती है, केवाईसी कैसे होती है, आप कहाँ कहाँ से म्यूचुअल फंड को बाय कर सकते हो? डायरेक्ट एएमसी से भी बाय कर सकते हो, या फिर सिर्फ ब्रोकर से बाय कर सकते हो, या फिर कोई रजिस्टर्ड एजेंसीज भी है वहां से भी आप बाय कर सकते हो। कुछ भी नहीं बताते। इसीलिए इन सब झंझट से बचने के लिए, इन सब प्रॉब्लम से खुद को दूर रखने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर की सलाह लेनी पड़ती है। क्योंकि अगर हम किसी रेगुलर एसआईपी में इन्वेस्ट हो जाते हैं ना, जाहिर सी बात है, मैंने भी 5 साल पहले अपनी पहली एसआईपी स्टार्ट की थी, रेगुलर में की थी। मुझे म्यूचुअल फंड का एम भी पता नहीं था। मैंने फिर म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छा सर्च किया, रिसर्च की, रेगुलर डायरेक्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद मैंने डायरेक्ट में इन्वेस्ट करना शुरू किया है, पर मैंने रेगुलर की एसआईपी अभी बंद नहीं की है। मेरी मनी कोई लूज नहीं हो रही। वो फंड मुझे ऐसा रिटर्न बना के दे रहे हैं क्योंकि वो मुझे किसी एक्सपर्ट ने सजेस्ट किए थे। अगर मैं उनका डायरेक्ट वर्जन में लूंगी तो भी उनमें एनर्जी ज्यादा मिलेगी मुझे। तो ऐसा नहीं है कि रेगुलर के जो फंड होते हैं वो पूरी तरह से खराब ही होते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न भी जनरेट कर सकते हैं। और अगर रिटर्न अच्छा जनरेट कर रहे हैं, एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया है जिसने आपको लॉन्ग टर्म में अनएक्सपेक्टेड रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, तो उसका 1% कमीशन कोई ज्यादा है नहीं ना। इसलिए इस चीज से बाहर निकलो कि डायरेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, रेगुलर में नहीं करना चाहिए, बस इन्वेस्ट करो, स्टे इन्वेस्टेड। अच्छी खासी नॉलेज है तभी डायरेक्ट की तरफ जाना, और किसी एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्ट कर लो। जब अच्छी खासी नॉलेज गेन कर पाओ, सब कुछ समझ लो, तो आप डायरेक्ट की तरफ जा सकते हो। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इन्वेस्ट करने से पहले कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी भी कोई इन्वेस्टर चेक नहीं करता, ना रेगुलर वाला ना डायरेक्ट वाला। देखो, स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले ना लोग क्या करते हैं कि 2-3 साल, 4-5 साल का ना एक रहते हैं कॉर्पस की, 5 साल में तो मतलब नेगेटिव में रिटर्न जाएंगे नहीं। देखो, म्यूचुअल फंड में ना डिसेंट पीरियड अगर देखा जाए तो 7 साल का होता है। यू हैव टू इन्वेस्ट इन 7 ईयर। 7 साल के लिए तो आपको इन्वेस्टेड रहना ही होगा, तभी आपको उसमें किसी तरह की कोई बेनिफिट दिखेंगे और किसी तरह के कोई नेगेटिव फ्लोज नहीं दिखेंगे। वो क्यों? क्योंकि 7 साल में जो नेगेटिव रिटर्न होते हैं उसके चांसेस बहुत ज्यादा गिर जाते हैं। और हाँ, कंपाउंडिंग तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है 7 ईयर में। 3 साल के लिए नहीं है म्यूचुअल फंड, 5 साल के लिए नहीं है म्यूचुअल फंड, डिसेंट पीरियड जो है
वो 7 ईयर का ही है। तो मैक्सिमम लोग क्या देखते हैं ना कि 7 साल या 5 साल का रिटर्न नहीं मिले तो मतलब शांत बढ़ जाते हैं और शायद मनी भी विड्रॉल कर लेते हैं। किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले उस स्कीम्स के जो भी सारे रेशोज हैं उनको देखना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, शार्प रेशो, डाउन साइड कैप्चर। अगर आप चाहते हैं मैं सभी चीजों के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊं तो प्लीज 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 लेट मी नो कमेंट बॉक्स में। सबसे पहली बात तो मेरे वीडियो जो भी देख रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो स्किप मत करना। स्टे इन्वेस्टेड, स्टार्ट इन्वेस्टेड। अगर ये सोच रहे हो कि अभी नहीं कल शुरू करूंगा, रेगुलर में डायरेक्ट में शुरू करूंगा, ऐसे नहीं ऐसे एसआईपी करूंगा, मार्केट को टाइम करूंगा, ऐसा कुछ मत सोचो। स्टार्ट इन्वेस्टिंग राइट नाउ। बहुत ही अच्छा टाइम है। अगर 20s में हो, 30s में, इफ यू 20s एंड 30s, 30s के लिए तो फिर भी बहुत लेट हो गया, 18 20s के लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम है। मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट करो। स्टार्ट करना ही बहुत जरूरी है। उसके बाद पढ़ना इन सब चीजों में कि मार्केट डाउन हो गई, मेरी एसआईपी गिर रही है। मार्केट को टाइम करके अगर आप चाहो तो मैंने भी वीडियो बनाया, देख सकते हो किस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट बाय कर सकते हो। रेगुलर डायरेक्ट में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई एडवाइजर मिला है तो ले लो, उसके बाद मार्केट को, फंड्स को अच्छे से समझो, अपना खुद का रिस्क चेक करो। जैसे मैंने बताया है, खुद से पूछो कितना रिस्क ले सकते हो। नेक्स्ट डे मार्केट अगर फॉल कर जाए तो कितना पैनिक करोगे, उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करो। और रेगुलर डायरेक्ट का मत सोचो, रेगुलर में इन्वेस्ट करो, फिर समझ गए तो आप फिर से इन्वेस्ट करने लगोगे। वीडियो कैसा लगा हो प्लीज 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 मुझे कमेंट में बताओ। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियो सबसे पहले। तो नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए तो आपको वही बेल आइकन को प्रेस करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो स्किप होती चलाएंगी सारी नॉलेज। टिल द एंड, बाय।